मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर गेट खोलें, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई घर हो, तो जब दरवाज़ा खोलेंगे तो सबसे पहले क्या दिखे उनको? ऑप्शन में टेक्निकल का तड़का मार दें तो आप ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसा बना सकते हैं। आपके पास भी आपके किसी फ्रेंड्स का, रिलेटिव का फ़ोन आता होगा। हाँ। वो सीधा फ़ोन करके पूछते होंगे कि भाई कोई ऐसा शेयर बता दे जिसको मैं खरीद लूँ। हाँ। तो ये है कि लोगों के माइंडसेट ही ऐसा है, उन्हें बेचना नहीं है, उन्हें सिर्फ उसे खरीदना है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये वर्ड इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है ना स्टॉक मार्केट में। मतलब अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग बोल दिया ना तो 10 में से 8 लोग कहेंगे मैंने सुना हुआ है। मतलब कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में जिसने सुना हो ना हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग पक्का सुना होगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग पिछले कुछ महीनों से जो सेबी के रूल्स भी आए हैं और बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ मूव भी हुए हैं। और जैसे हमने एक एनालिसिस करके बताया था कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर भी बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हैं ना तो एक ऑप्शन चेन करके कुछ होता है, एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज करके कुछ होती है। ये तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको जाना है, क्या प्रीमियम सही है, क्या लेवल पे जाके आपको हेजिंग करनी है। बहुत सारी तरीके हैं मोर लेस टू वे टू अंडरस्टैंड द राइट स्ट्राइक प्राइस फॉर यू। इस पॉडकास्ट ये वर्कशॉप है, इसको पॉडकास्ट मत समझिएगा, ये एक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में उमेश हमारे साथ है। उमेश के साथ ये चौथा वीडियो है हमारा। बिग बुल के पास 2 वीडियो और किए थे वर्कशॉप्स उन्होंने, आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ साथ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हुए साथ में थोड़ा बहुत टेक्निकल इंडिकेटर भी लगा रहे हैं। अगर ये वीडियो देख लिया ना दोस्तों, देन एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू एक्चुअली रीच फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बावजूद कुछ कन्फ्यूजन होना तो कमेंट्स में जरूर पूछना, वी विल आंसर दैट फॉर यू। बट अभी के लिए इस वर्कशॉप को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ समझिए, और कुछ बात ही नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसको देखिए, समझिए, और आज के दिन जब भी अगली बार स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, इस वीडियो को देख के याद करके जाना। अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यार मनी मार्केट्स माइंडसेट सीरीज़ के अंदर ना हमने इंट्राडे देखा, हमने स्विंग देखा, बट ना धीरे धीरे जितना मैं ट्रेडिंग करते जा रहा हूँ या जितना सीखते जा रहे हैं सब लोग, उतना उतना पैसे कमाने का जो एक्सपेक्टेशन है या थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो भी टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। तो आज ना अपन ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, किसी और दिन और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी करेंगे, बट आज अपन ऑप्शन बाइंग की तरफ फोकस ज़्यादा करते हुए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मेरे को ये समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह के लोगों के लिए एप्ट है। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या गलती करते हैं लोग और किस तरह के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे रूल्स आने के कारण सेबी के बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली घुसते हैं, पहला स्टेप, और ये बहुत सारी वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं। तो वाई एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, किन लोगों को दूर रहना चाहिए, और सबसे पहली चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे कौन सी वो चीज़ है जहाँ से उनको पहला कदम रख, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर गेट खोलें, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई घर हो, तो जब दरवाज़ा खोलेंगे तो सबसे पहले क्या दिखे उनको जहाँ से उनको शुरू कर। देखिए, सबसे पहले मैं कवर करूंगा बिगनर्स को। जब मार्केट में बिगनर्स आते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो पहले ऑप्शन में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चाहे वो ऑप्शन बाइंग करे चाहे सेलिंग करे, ऑप्शन बाइंग पहले नहीं करना है। सबसे पहले आप जब टेक्निकल सीखते हैं या कोई भी एनालिसिस आप करते हैं तो सबसे पहले आपको इक्विटी कैश में ही काम करना पड़ता है। जब आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, मार्केट से थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग में भी लोगों का मिथ ये है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई ऑप्शन बायर मार्केट में पैसा नहीं कमाता, और जैसे कि हमने बताया कि मार्जिन रूल के बाद काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट हुए हैं और उनको नुकसान भी हुए हैं। अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऑप्शन बायर को हो रहा है। ऑप्शन बायर मार्केट में जो नुकसान कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस का चूज कर सकते हैं, और कैसे, कौन से स्ट्रेटजीज हैं, कौन से ऐसे टेक्निकल्स हैं जो ऑप्शन बाइंग करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो मेरा सवाल यहाँ से मैं सीधा प्रैक्टिकल में घुसना चाहूँगा। मेरा सवाल अब यही है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग समझ के आया, सुन के आया किसी से या जैसे भी आया, बट मैं ये सोच के ज़रूर आया कि मेरे को ना अब तुक्का नहीं मारना है, मतलब मेरे को एम ए बाइंग नहीं करनी है किसी के बेस पे। तो कौन सी ऐप में या किस, हर एक ट्रेडिंग ऐप में कुछ ना कुछ फीचर होते हैं, बट जनरली वो ऐप में मैं किस पर्टिकुलर फीचर को देखूं और किस तरह से उसको समझूं अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। जी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता करना है। ओके, कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़ सकता है, मैं इसका कॉल खरीद लेता हूँ, और या फिर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक गिर सकता है तो मैं इसकी पुट को बाय कर लेता हूँ, बट आपको सबसे पहले ये तो पता लगाना है कि ये स्टॉक बढ़ सकता है
या मार्केट यहाँ से गिर सकती है, बुलिश है, बीरिश है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, जो हमने लास्ट की वीडियोस में भी कवर किया था। करेक्ट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्निकल चार्ट्स देखना पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको प्लान करना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली मेरे को वैसे ही निफ्टी, इधर निफ्टी वगैरह को देखते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं मेजरली, कुछ स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड होती है, तो उनका ट्रेंड देखना है मुझे प्राइमरली। इज दैट राइट? देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो उसमें वीकली एक्सपायरी है। देखिए जब हम कभी ट्रेड करते हैं, चाहे ऑप्शन में ट्रेड करें, चाहे फ्यूचर में काम करें, चाहे हम इक्विटी में काम करें, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जब स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो हमें इंडेक्स स्पेसिफिक बनना है, तो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक बन के भी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मतलब स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे इसका ट्रेंड थोड़ा रिलेटिवली कम होता है। जनरली लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग सुनते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, तो उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी पता है, उसको ये भी नहीं पता कि और भी सेक्टर लेवल पे इंडेक्स होते हैं। मेजरली वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करता है। सेक्टर लेवल पे और स्टॉक लेवल पे स्टॉक ऑप्शंस के बारे में लोगों को पता नहीं होता कि 40-50 स्टॉक हैं जिनमें ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड है। पहली बात तो उनको ये भी नहीं पता है, तो ध्यान कैसे जाएगा? एक्चुअल में क्या होता है, सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें निफ्टी बैंक निफ्टी दिखता है, क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी है, तो उन्हें लगता है कि भाई वीक में ही काम करके 3-4 दिन में बड़ा पैसा बना लेंगे। उसमें वॉल्यूम से अच्छे दिखाई देते हैं, मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट भी अच्छी होती है। बट देखो, आप मार्केट में पैसा कमाने आए हैं, जब आप पैसा कमाने आते हैं तो आपका मतलब ये नहीं है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है। देखिए किसी ने बोला है कि आपको किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है। करेक्ट। ठीक है, आपको उससे काम निकलवाना है अपना। आपको पता है कि इस स्टॉक में अगर मैं काम करूंगा और इस स्टॉक में मेरा पैसा बन सकता है तो मैं स्टॉक में काम करूंगा। बट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी में इसलिए चले जाते हैं कि उसमें वीकली एक्सपायरी है, बिना पैटर्न के चले जाते हैं, इस वजह से उनको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या चीज़ें वो जनरली करते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, अगर मैं जनरली पूछूं तो? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैम जाएंगे थोड़ा टेक्निकल्स पे। Okay. हम टेक्निकल्स देखेंगे और टेक्निकल चार्ट पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारे पास टेक्निकल चार्ट है। अब टेक्निकल चार्ट के बेस पे हम कोई ट्रेड बनाते हैं, कोई भी ट्रेड है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बना और उस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं। अब जब निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, हमने देख लिया कि ये पैटर्न बना और डायरेक्शन क्या है, अपकमिंग डेज में फ्यूचर में निफ्टी में तेजी आ सकती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉल खरीद लेते हैं। जब हमें लगता है कि बाजार नीचे गिर सकता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्राइक का चेन, काफ़ी लोगों को तो ये तो लगता है कि भाई मार्केट की डायरेक्शन अप है, बट उसमें वो कई बार स्ट्राइक प्राइस का चयन ठीक तरीके से ना करने की वजह से भी मार्केट में नुकसान दे देते हैं। एक बार क्विकली बता दीजिए 2 शब्दों में कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस को बिल्कुल सही से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे जाके ही हम स्ट्राइक प्राइस को ठीक से समझते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अभी जो इसका वैल्यू है, निफ्टी की जो वैल्यू है वो है 18,150 के आसपास। अब निफ्टी की वैल्यू 18,150 इसके फ्यूचर का प्राइस है। अब हमें लग रहा है कि निफ्टी की वैल्यू आगे बढ़ सकती है, निफ्टी फ्यूचर में 18,500 18,600 तक जा सकता है, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस करके समझे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम उसी वैल्यू की क्या कर लेते हैं, कॉल खरीद लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमें लग रहा है कि 18,500 तक जा सकता है, तो 18,100 क्या है इसकी स्ट्राइक प्राइस है। और अगर हम एट द मनी की बात करें तो यहाँ पे 18,150 की होगी, इसकी एट द मनी होगी। और इसी तरीके से अगर हम 18,150 से नीचे जाते हैं, जैसे 18,000 या 17,900 की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, तो वो हो गया ITM इन द मनी। और अगर हम 18,300 18,400 की कॉल लेते हैं तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। तो ये बेसिकली क्या होती है, हमारी स्ट्राइक्स होती हैं। तो स्ट्राइक प्राइस की अंडरस्टैंडिंग ले ली मैंने मार्केट के एनालिसिस के, और उसके बेस पे मैंने अपना स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर लिया। मैं एक्सपायरी डेट किस बेस पे चूज करूँ? देखिए क्या होता है कि जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो इसमें वीकली ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे इस वीक के, फिर नेक्स्ट वीक पे मंथली एक्सपायरी भी इस पे अवेलेबल होती है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि लोगों को लगता है कि हम वीकली एक्सपायरी पे काम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 10 नवंबर की एक्सपायरी देख रहे हैं, तो 10 नवंबर की एक्सपायरी पे एट द मनी का जो वैल्यू आ रही है अभी, जो इसका प्रीमियम है, वो चल रहा है 111 के आसपास। तो यहाँ पे 111 को अगर आप इंटू कर देंगे निफ्टी के लॉट साइज से, जो कि है 50, तो वो बनता है वैल्यू कुछ 5,000 के आसपास के। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं, मंडे को आप ट्रेड करते हैं, तो आपके पास कितने दिन रह गए? 4 से 5 दिन रह गए। तो 4 से 5 दिन में आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 5,000 के आसपास है।
अगर 18,150 से मार्केट नीचे जाती है या 18,000 पे क्लोजिंग करती है, 18,100 पे क्लोजिंग करती है, 18,150 के आसपास भी क्लोजिंग करती है, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो होगा 5,000 के आसपास का। और अगर इसी वीक में 3-4 दिनों में मार्केट में बड़ी तेजी आती है तो ये जो 100 रुपये की वैल्यू है, यानी कि 100 का जो प्रीमियम है वो बढ़ के 200 या 300 भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोग पैसा बचाने की वजह से वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, जिनमें उनका मार्जिन कम लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाए। तो कोशिश क्या रहती है लोगों की कि मैं अपना प्रीमियम कम से कम वाली स्ट्राइक प्राइस पे कर लूँ, जो बिगनर होते हैं? देखिए क्या होता है कि अभी ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो वीकली एक्सपायरी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ। उन्हें लग रहा है कि मार्केट में डेली बेसिस पे मूवमेंट होती है, बट अगर मान लो 3-4 दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई या मार्केट आपके अगेंस्ट में गया या आपकी डायरेक्शन में भी गया बट उस स्पीड में नहीं गया, तो भी आपकी जो वैल्यू है यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो डिके होगा। तो राय तो हम यही देते हैं कि आप मंथली एक्सपायरी पे काम करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा प्रीमियम आप ज़्यादा दें, थोड़ा सा मार्जिन आप लेके चले, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग होती है। तो जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास फंड कम है तो वो ज़बरदस्ती वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, और मैं ऐसे काफ़ी ट्रेडर्स को जानता हूँ जिनके पास अच्छा फंड है, उसके बावजूद भी वो वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, बल्कि उन्हें मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए। मंथली एक्सपायरी में उनको टाइम फैक्टर मिलता है, इज दैट वन बिग रीजन? जी। एंड सेकेंडली उस केस में थोड़ा प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है जी, उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट हमको टाइम भी मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्सपायरी 10 नवंबर की है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपायरी चेंज कर देते हैं। 10 नवंबर से हम चले जाते हैं 1 दिसंबर की एक्सपायरी ले लेते हैं, मेरे बर्थडे के दिन। हाँ जी। तो अगर आप देखेंगे तो 10 नवंबर से 1 दिसंबर की जो अभी वैल्यू है, यानी कि 18,200 की अगर हम कॉल परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 293। तो कितना ज़्यादा महंगा हो गया। अगर वो 111 है, ये 293 है, वहाँ मार्जिन लग रहा है 5,000 रुपये का, और यहाँ मार्जिन लगेगा आपका 15,000 के आसपास का। बट एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि एटलीस्ट आपके पास दिन है, यहाँ 4 दिन मिल रहे हैं वीकली एक्सपायरी पे, और वहाँ पे पूरा का पूरा महीना मिल रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो आपके पास टाइम भी है और कभी भी आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बट जो वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं तो वो हमेशा मार्केट को देखते रहते हैं कि भाई हर टाइम पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो तो उसका बेनिफिट उठाए, और वीकली एक्सपायरी में थीटा भी बहुत जल्दी से डिके होता है, जितना मंथली एक्सपायरी पे नहीं होता। बताइए थोड़ा सा थीटा के बारे में बताइए। देखिए, थीटा के बारे में बताने के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्रीक्स को समझना पड़ेगा, इसमें डेल्टा को समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो 18,200 है वो है एट द मनी। एट द मनी मैं आपको रोकना चाहूँगा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ग्रीक्स क्या है, जनरल ग्रीक्स। अपन डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। व्हाई डू वी नीड दीज ग्रीक्स? देखिए, ग्रीक्स की जो हमें पड़ती है, ग्रीक्स में होता है वेगा, डेल्टा, गामा और रोहू, वेगा। इससे हमें ऑप्शन की प्रीमियम को कैलकुलेट करने में आसानी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 18,200 की स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है अभी कितनी चल रही है? 300 के आसपास चल रही है। Correct. तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 18,200 से निफ्टी बढ़कर 18,300 जाएगा और आप यहाँ पे प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो 300 पे कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है? तो आप जब 300 पे कर रहे हैं, 18,300 तक निफ्टी जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है? तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ग्रीक्स को समझना पड़ता है। Okay. तो सबसे बेटर है ग्रीक्स को समझने के लिए आप डेल्टा को समझ सकते हैं। एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ये होगा कि अगर एट द मनी की अगर आप स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेते हैं या पुट में काम करते हैं, मैं कॉल की डेफिनेशन लेना चाहूंगा, और 18,200 से बढ़ के 18,300 तक जाती है। इसका डेल्टा आप देख लेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन में दिखेगा 0.5 के आसपास। ठीक है। कि अगर स्पॉट मार्केट में 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो यहाँ पे उसका जो प्रीमियम है 50 पॉइंट के आसपास से बढ़ेगा। 50 पॉइंट के आसपास, वो थोड़ा बहुत घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास रहेगा। अच्छा, तो वो एग्जैक्टली बेसिकली बता रहा है कि कितना फर्क आ सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आपके प्रीमियम के ऊपर, जो आपको पैसा आपकी जेब से एक्चुअली में देना है जी, एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। जी। तो ये वैल्यू जितना कम होगी उतना प्रीमियम कम चेंज होएगा। देखिए क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 0.69 है, तो 70 रुपए के करीब मेरा प्रीमियम चेंज होने वाला है। देखिए क्या होता है कि अभी हम 0.7 देख रहे हैं, इसका डेल्टा 0.7 है। बट हम स्ट्राइक प्राइस देखें तो 17,950 की स्ट्राइक प्राइस है, जो कि इन द मनी है। 18,200 पे आपका जो प्रीमियम था वो 293 के आसपास था।
ये और 70,950 पे आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है वो 377 के आसपास है। Correct. तो यहाँ पे जो आपका मार्जिन 5,000 के आसपास लगेगा वो बढ़कर आपका जो मार्जिन है यहाँ पे वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा 15,000 से। यहाँ 15,000 मार्जिन लग रहा है, यहाँ आपका कुछ 18,000 या 19,000 4,000 लगेगा। 4,000 का फर्क आ गया मेरे को। बट उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे जैसे आपके स्पॉट मार्केट में जो चेंजेस हो गए उसका इम्पैक्ट आपके प्रीमियम में भी देखने को मिलेगा। तो जहां पे आपका एट द मनी का डेल्टा 0.5 था, 100 पॉइंट बढ़ने पे आपके प्रीमियम 50 पॉइंट से बढ़ रहा था, तो वहीं पे 100 पॉइंट जब ये बढ़ेगा तो वहां पे आपका जो प्रीमियम है मैं आपको बताना चाहूंगा अप्रॉक्स में वो 70 पॉइंट से बढ़ेगा। तो जितना आप इन द मनी में जाएंगे, अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो उतनी तेजी से क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। ओके, तो 0.52 से 0.69 चलेगी डेल्टा। अभी मुझे बताओ कि क्या ये इन पैरेलल होता है, मतलब इन लाइन है? अगर मेरी मार्केट ऊपर जा रही है तो मेरा प्रीमियम ऊपर जा रहा है, और मार्केट नीचे जा रही है तो प्रीमियम नीचे जा रहा है, या ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि 70 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है प्रीमियम? इतना जा सकता है, बट क्या होता है कि अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है तो ऐसा नहीं है कि 0.7 से गिरेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है जो जीरो होनी है एक्सपायरी पे, वो एक्सपायरी पे ही होगी। इसकी वैल्यू जीरो जो होगी वो एक्सपायरी पे होगी। तो एक्सपायरी पे टाइम है, तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रही है तो वैल्यू इतनी जल्दी से डिके नहीं होगी जो वीकली एक्सपायरी में होती है। अब मैं एक्सपायरी को थोड़ा और खंगालना चाहता हूँ। वीकली देख लिया अपने, मंथली देख लिया, क्वार्टरली भी होता है, बिल्कुल है। उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे और रिस्क कम होना चाहिए। देखो रिस्क कम होगा, बट फिर प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप प्रीमियम ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं तो आप क्वार्टरली में भी काम किसके लिए है? कैन वी हैव क्विक लुक कि अगर हम मान लो कि 1 फरवरी अगर दिखाएगा ये, तो मुझे लगता नहीं वैसे दिखाएगा। 1 फरवरी का हम यहाँ से देख लेते हैं। ये तो वैसे आपको काफ़ी दूर तक दिखाएगा, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली जो लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं 25 जन की लेके चलते हैं। ठीक है, नहीं 25 जनवरी की, समझने के लिए भी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम 25 जनवरी की क्या करते हैं, 18,000 की हम क्या करते हैं, कॉल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम होगा वो कितना है, 700 के आसपास है। तो 700 इंटू आप 5,000 कर दो, तो 35,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट इन स्ट्राइक्स पे, यानी कि हम इतनी दूर की एक्सपायरी में वॉल्यूम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका आस्क प्राइस और बिड प्राइस है, यानी कि बाय प्राइस और सेल प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक्साइटमेंट में बिना देखे बाय कर लेते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि बाइंग और सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो खरीद तो महंगा लेते हैं, बट जब बेचने जाते हैं तो तब मिलता बहुत सस्ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दूर के एक्सपायरी लेते हैं तो उसमें आप आस्क प्राइस और बिड प्राइस ज़्यादा चेक कर लीजिए। बाकी राय मेरी यही है कि आप एक मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हर किसी के लिए है या इट डिपेंड्स कि आप बिगिनर हैं या आप थोड़ा समझते हैं? नहीं, वो हर किसी के लिए, किसी के लिए। ये 45 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेशन हमें दे रहा है साथ में कि हो चुका है। अभी हमें इसको ज़्यादा चेक नहीं करना, हमें जो चेक करना है इसका डेल्टा को चेक करना है। ओके, इसका डेल्टा कितना है। अब मैं चलो हम तो यहाँ पे दूर की एक्सपायरी पे जा रहे हैं, हम थोड़ी सी नियरेस्ट एक्सपायरी पे जाते हैं। 8 दिसंबर की एक्सपायरी पे जाते हैं, ठीक है, पूरे 1 महीने बाद की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 18,000 की अगर हम कॉल लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 450 के आसपास इसका जो प्रीमियम है, और इसका जो डेल्टा है 0.60 के आसपास, 0.57 आप 60 के आसपास मान के चल सकते हैं। और आपके पास टाइम भी पूरे 1 महीने का है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो इंटरडे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी पे कायदे से तो काम उनको करना चाहिए जिनके टारगेट बहुत छोटे होते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट है, तो वो उस पर काम कर सकते हैं। उनके पास 3-4 दिन है, एटलीस्ट मार्केट 3-4 दिन में इतना तो मूव करेगा ही मुरेगा, या तो आपके फेवर में जाएगा या तो आपके अगेंस्ट में जाएगा। बट अगर आपका टारगेट 18,600 का, 18,700 का, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट का बड़े टारगेट्स हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली एक्सपायरी पे काम करें, ज़्यादा बेटर है। अब मतलब ये नहीं है कि आज 5 नवंबर है या आज मान लो 15 नवंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नवंबर लास्ट की एक्सपायरी पे काम करेंगे, यानी कि उस मंथ की एक्सपायरी पे काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि अभी 15 दिन बचे हैं। आप ये बोलेंगे कि भाई मंथली एक्सपायरी पे काम करने के लिए बोला है, बट बचे 15 दिन है, तो आप नेक्स्ट मंथ की 15 दिसंबर के आसपास की जो डेट होगी उसके हिसाब से आप काम आप अपना साइकिल मेंटेन कीजिए, आपको मंथली से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेल्टा में समझ गया। लेकिन क्या यहाँ पे अभी हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, क्या फ्यूचर्स में इम्पैक्ट अलग होता है इसका? देखिए क्या होता है, जब हम फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर अलग चीज़ है। और किसी ने बोला है फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर, ऑप्शन हैज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अब होता क्या है कि इसमें कि मान लो आप फ्यूचर में काम करते हैं, आपने क्या करा, 18,000 पे
आपने निफ्टी बाय कर ली फ्यूचर में, अब निफ्टी हमने बाय करी 18,000 पे, और अगर मार्केट कल बड़ा गैप डाउन होता है और मार्केट खुल जाता है 17,500, आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया 17,300, 17,200, 17,000, तो आपको वहां पे एक बड़ा नुकसान होगा। बट अगर मैं बोलूं कि आप इन द मनी की, थोड़ी डीप इन द मनी की अगर आप कॉल ले लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पे जिसका डेल्टा भी ज़्यादा बड़ा हो, तो हम यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहेंगे जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 17,500 यहाँ पे देख लेते हैं, 17,600 के आसपास की कॉल ले लेते हैं। ठीक है। 18,000 मार्केट का रेट है, अभी 18,100 के आसपास रेट है। तो हम फ्यूचर में ना काम करते हुए हम क्या करते हैं, 17,600 की हम कॉल ले लेते हैं। अब 17,600 की हम कॉल ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम कितना है, 600। तो इसमें मार्जिन कितना लगेगा, अच्छा खासा 30,000। 30,000 के आसपास लगेगा। अगर कल मान लो मार्केट 17,000 पे ओपन हो जाती है तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 30,000। 30,000। अगर हम फ्यूचर में काम करते तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होता, बड़ा नुकसान होगा उसमें, बट कैलकुलेट भी नहीं कर सकते वो, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अगर मार्केट कल 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर पहुंचती है तो क्या होता है, फ्यूचर में तो हमें फ्यूचर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ पे जो डेल्टा है वो कितना है, 0.85 के आसपास। तो अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा निफ्टी तो इसमें 85 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो आईटीएम है, जो डीप आईटीएम है, वो फ्यूचर की तरह काम करेगा। बट मुझे फिर भी समझ नहीं आता लोग फ्यूचर में काम क्यों करते हैं, जब आपको ऑप्शंस, एक बेटर ऑप्शंस दे रहा है। 200 पॉइंट की मूवमेंट पे 170 का मेरे को प्राइस जंप मिल रहा है, तो फिर जरूरत ही क्या है, जोड़ते क्या है। तो आप डीप आईटीएम पे जा सकते हैं, डीप आईटीएम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो गया डेल्टा जो हमें प्रीमियम का मूवमेंट बताता है। 3 और भी ग्रीक्स हैं बड़े बड़े, पर आप शॉर्टली कवर करेंगे इनको कि क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट देते हैं ये। तो थीटा मेरे को दिख रहा है, बट वो आईवी के ऊपर दिख रहा है जो अभी हमने कवर किया नहीं है। वॉल्यूम हमें पता लगती है। ओपन इंटरेस्ट भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लोगों को समझ में लगता है, उनको आता है, बट आई डोंट थिंक सबको आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इसके डायरेक्ट यहाँ से कौन सा एस्पेक्ट है जो यहाँ से हमने स्ट्राइक और प्रीमियम अंडरस्टैंड कर लिया, यहाँ से अगला कौन सा एस्पेक्ट है जो एक ऑप्शन ट्रेडर को समझना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात है, हम कवर करेंगे, पहले तो हमने डायरेक्शन देखी, उसके लिए हमने टेक्निकल्स देखा। करेक्ट। दूसरी बात हमने स्ट्राइक प्राइस का चयन करा। करेक्ट। थर्ड हमने देखा कि एक्सपायरी कौन सी लेनी है। करेक्ट। फोर्थ हमने देखा कि उस एक्सपायरी का बेसिकली डेल्टा कितना है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो नुकसान होता है वो थीटा का नुकसान होता है, टाइम वैल्यू का। तो टाइम वैल्यू के लिए जो डेल्टा है वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट में कितनी पोजीशंस हैं जो अभी ओपन है, और लास्ट में जो है उससे भी बड़ा एक सब्जेक्ट है वो है आईवी, जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स। ओके बट मैं ओपन इंटरेस्ट आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या बता रहा है। अभी तो ये शायद हमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये 000 दिखा रहा है सब कुछ, इसकी कुछ वैल्यूज होंगी। देखिए ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट में कितनी पोजीशंस हैं जो अभी ओपन हैं। हालांकि ओपन इंटरेस्ट से आप अभी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओपन कितनी पोजीशन से ओपन है, इसका और मतलब बताइए मेरे को। यानी कि अभी कितनी पोजीशंस है जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, जो बिकिन मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे बेसिकली आप मार्केट को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा इसमें। ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए मार्केट में जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो बेसिकली आपका मार्जिन कम होता है, तो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑप्शन बाइंग। आपको लगता है कि मार्केट डायरेक्शनल बेस काम करेगी तो आप ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आपको पता है कि कभी भी ओटीएम पे काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी आईटीएम कवर करा, हमने एट द मनी कवर करी, बट काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, और वो क्या सोचते हैं कि अगर हम एक कॉल जनरेट कर लेते हैं, या उन्होंने अपने हिसाब से कॉल जनरेट करी कि 18,000 की निफ्टी है, 18,000 की निफ्टी बढ़कर 18,300 हो जाएगी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं इसमें कि 18,300 जो उनका टारगेट होता है उसकी वो कॉल ले लेते हैं। तो जो कि क्या होता है, जो कि बेसिकली क्या है, वो आउट ऑफ द मनी पे काम कर रहे हैं, और आउट ऑफ द मनी में भी वो वीकली एक्सपायरी चूज करते हैं जिसमें उनके नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे अभी 18,000 का प्राइस है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम वीकली ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई 18,000 की कॉल का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 200 रुपये 45 पैसे। करेक्ट। इसमें जो मार्जिन लगेगा आपका लगेगा 10,000 के आसपास का। करेक्ट। अब हमारा जो टारगेट है वो है 18,300। तो गलती सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो 18,300 की क्या कर लेते हैं, कॉल ले लेते हैं।
जिसकी वैल्यू है 50.45, यानी कि यहाँ पे जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा कितना, सिर्फ 2500 रुपये लगेगा। 2500 रुपये लगेगा। अब वो क्या करते हैं कि यार ठीक है 18,300 का टारगेट है और मार्जिन भी 2500 लग रहा है, तो मेरा रिस्क सिर्फ 2500 रुपये है। करेक्ट। वो ये कह रहे हैं कि मेरा रिस्क सिर्फ 2500 है, बट उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कितना है, 4 दिन। अगर ये 18,300 के नीचे रहता है, इसका जो वैल्यू बनती है, अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, इसका जो ब्रेक इवन बनता है 18,300 प्लस 50, अगर 18,350 के आसपास ही रहेगी, 18,300 रहेगी, 18,350 के आसपास रहेगी, तो वो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। करेक्ट, बिल्कुल जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार यहाँ से 200 पॉइंट बढ़े, 150 से 200 पॉइंट बढ़े, वो भी 3 से 4 दिन में। करेक्ट। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो आप सोचते हैं कि भैया मार्केट मेरे फेवर में तो जाए बट बहुत जल्दी जाए, तो वहां पे आप ये नुकसान कर लेते हैं। और इसमें भी लोग क्या करते थे, अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं उनका। अब मैं बोलूं कि भैया आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, आप चाहे तो मंथली एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपके ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं ओटीएम पे। सस्ते, तो उनका सस्ते सारा पैसा एक ही दिन में चले जाता है, 1 या 2 दिन में। और वो ये सोचते हैं भाई ऑप्शन बाइंग तो गैम्बलिंग है और ऑप्शन बाइंग में नुकसान होता है। बट आपका माइंडसेट, यानी कि आपकी अप्रोच मार्केट को लेके, ऑप्शन बाइंग को लेके बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब तक आपकी अप्रोच ऑप्शन बाइंग को लेके बिल्कुल सही नहीं है, तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। इवन ऑप्शन बायर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, बट वो राइट अप्रोच के साथ कमा रहे हैं। बेसिकली स्ट्राइक प्राइस का चॉइस ही गलत था, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम को कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने देखा कि सस्ता प्रीमियम उठा लेता हूँ, चाहे मेरे पास पैसा जितना मर्जी, चाहे मेरे पास 5,000 है, चाहे मेरे पास 25,000 है, मेरे को सस्ते में ज़्यादा मिल जाएगा, मेरे को क्वांटिटी मिल जाएगी। उस चक्कर में वो अपने एक्चुअल रियलिटी से जहाँ स्ट्राइक प्राइस जा सकता है, उससे और दूर चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, लोग सपने बहुत देखते हैं। हर कोई सपने देखता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, काफ़ी लोग सपने देखते हैं। और सपने भी क्या देखते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, 20,000 लॉटरी टाइप का, 20,000 का 2 लाख हो जाए, 20,000 का 2 लाख हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, और फिर मैं स्क्रीनशॉट बना दूँ। हाँ। और बट सबसे बड़ी बात क्या है ना इसमें, कि वो सोचते हैं कि भाई रातों रात अमीर बन जाए। तो रातों रात अमीर बनने के लिए वो सोचते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं और कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाएं। यहाँ पे मैं आपको सही करना चाहूँगा, रातों रात अमीर नहीं सोचते वो दिन दिन में अमीर बनना है, रात में तो कैरी फॉरवर्ड तो करना ही नहीं। बट चलो 18,150 में 111 का उनको दिख रहा है, उन्होंने थोड़ा दूर चले गए। वो यहाँ पे सही स्ट्रेटजी क्या होती, क्या प्रीमियम दे देते वो, किस स्ट्राइक प्राइस पे, कि उनको रियलिस्टिक रहता है कि मार्केट वीरवार तक यहाँ पे खत्म होएगी। देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कि पहले सबसे बड़ी बात है कि आपका टारगेट क्या है। अगर अभी रेट चल रहा है निफ्टी का 18,150 के आसपास, अगर आपका टारगेट है 18,250 के आसपास या 300 के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, आईटीएम या फिर एटीएम की कॉल वगैरह ले सकते हैं आप। तो उसमें आपका जो मार्जिन लगेगा वो 5,000 के आसपास लगेगा। अब आपके पास 3 से 4 दिन है। बट एक चीज़ और है, आपका अभी आपको ये नहीं सोचना कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मैं जीरो होने का वेट करूंगा। कभी भी ऑप्शन बाइंग में जीरो होने का वेट नहीं करना। आप ये मत सोचो कि मैं जीरो हो जाएगा तो ही निकलूंगा, मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 का या 3,000 का, इसमें भी स्टॉप लॉस लगता है। अगर एग्जांपल के तौर पे आप 18,150 के ऊपर निफ्टी बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, 18,000 के आसपास का है। करेक्ट। 150 डाउन अगर निफ्टी आएगा तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, चाहे फ्यूचर में काम कर रहे हैं। बट अगर उसी केस में अगर मान लो कि आप ऑप्शन बाय करते हैं, 18,150 का ऑप्शन बाय करते हैं और आपका स्टॉप लॉस कट जाता है स्पॉट में या फ्यूचर में, आपका स्टॉप लॉस कटता है, जो वैल्यू रहती है, चाहे 30 रुपये रह जाए चाहे 40 रुपये रह जाए, तो आपको वहां से पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता है। बट ऑप्शन बायर क्या सोचता है, मेरे पास 3 दिन बचे तो हैं, मार्केट अगर बढ़ गया तो वैल्यू मिल तो जाएगी, तो वो ये सोचते हैं। तो इस वजह से वो नुकसान ज़्यादा करते हैं। बट इस केस में उनको इतना कॉन्फिडेंस तभी आना चाहिए जब उनके टेक्निकल सही है, जब उनके टेक्निकल्स परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। अब स्टॉप लॉस की कैलकुलेट, अब काफी लोग सोचते हैं कि भाई मैं स्टॉप लॉस लगाऊं कैसे। हाँ। अब ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगता कैसे है, ये सबसे बड़ा डाउट है। कि ठीक है जी, मेरे को पता है कि मैं स्टॉक्स में तो लगा सकता हूँ, मैं फ्यूचर में तो लगा सकता हूँ, बस स्टॉप लॉस ऑप्शन में कैसे लगता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। इसकी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ग्रीक्स को रीड करके आप देख रहे हैं कि भाई मैंने एट द मनी की कॉल ली हुई है, 0.5 डेल्टा है इसका, अगर ये 18,000 जाएगा तो उसके केस में इसकी जो वैल्यू है घट के कुछ 30-40 रुपए रह जाएगी। वो आप ग्रीक्स की कैलकुलेशन से कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो वैल्यू है वो डिके होती है। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से एग्जिट होने का। अगर आपको नुकसान हो रहा है, मैन्युअली पोजीशन स्क्वायर अप करो। अगर आपका स्टॉप लॉस स्पॉट में या फिर फ्यूचर में ब्रेक होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है, जो भी आपकी वैल्यू है प्रीमियम की, उसको आप वहीं से हटा दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ ये चीज़, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले मैंने फिगर आउट कैसे किया।
देखिए वो नंबर कैसे पहुंचा मैं? देखिए वो जो नंबर है एग्जांपल के तौर पे 18,150 की वैल्यू बन रही है इसकी, एट द मनी है ये। 111 रुपये मैंने दिया। 111 का इसका प्रीमियम है और आपको पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 18,000 के आसपास का है। ठीक है। अब 18,000 के आसपास, अब इसमें आपने देखा कि इसका डेल्टा जो चल रहा है 0.5 के आसपास है। ठीक है। अगर ये 150 पॉइंट नीचे जाएगा तो 75 रुपये हो गया कुछ 75 तो नहीं है, कुछ रह जाएगा, आप मान के चलिए 75 माइनस हो जाएगा, 25 और 11 36 रुपये रह जाएगा। 36 रुपए 30 रुपए रह जाएगा। करेक्ट। बट वो हर दिन के हिसाब से भी कि भाई आज अभी स्टॉप लॉस अभी as of कटा now है या है। 2 दिन बाद कटा है या 3 दिन बाद कटा है, Correct. वो है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट या स्टॉप लॉस जितनी जल्दी है वो ज्यादा बेटर है। आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी कटे तो भी बेटर है, अगर 2 दिन बाद कटा तो भी वैल्यू उसकी डिके होगी। Correct. तो आप मैन्युअली काटो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपका जैसे ही स्टॉप लॉस कटता है आप हटा दो इसे, अब इस पोजीशन को हटा दो, सबसे बेटर है। और अगर ये माइंडसेट से अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में आगे पैसा जरूर कमाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा फॉर्मेट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिसमें अगर आपकी 10 में से 7 ट्रेड लॉस में भी जाती हैं, 8 भी जाती हैं, तो 2 ऐसी तगड़ी निकाल सकते हो आप जिसमें आप सारा रिकवर कर लो। कर सकते हैं, बट स्ट्राइक प्राइस, फिर से मैं कहूँगा स्ट्राइक प्राइस का चेंज करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट सही टाइम पे अगर लॉस काट दिया मैंने सही स्टॉप लॉस पे, तो मतलब मैं लॉस ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ करेक्ट। तो इतनी है मादा कि मैं ज़्यादा लॉस बढ़ा नहीं ले रहा हूँ, छोटा लॉस ले रहा हूँ, और जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो इतना निकाल पाऊंगा कि मेरा सिंस छोटा लॉस था उस हिसाब से। जैसे कि हमने कुछ टेक्निकल चार्ट्स देखे थे। हाँ। टेक्निकल चार्ट में कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी कि आपने देखा कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, उसमें चार्ट पैटर्न्स भी बने, उसमें डाइवर्जेंस भी है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एमएसीडी के प्रॉफिट को राइड भी करा। जब प्रॉफिट को राइड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चार्ट्स भी लेके जाता हूँ और चार्ट्स पे ही आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। तो ये चार्ट है। अब एग्जांपल के तौर पे हमें लग रहा है कि ये निफ्टी का चार्ट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17,000 के आसपास बाय करते हैं। अब कहने को तो हम कह रहे हैं कि भाई निफ्टी को बाय करो 17,000 रुपये पे, बट लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, वो तो इसकी कॉल बाय करेंगे। करेक्ट। वो फ्यूचर के लिए मार्जिन तो ज़्यादा लगता है। अब उनके पास 10,000 है, 20,000 है, तो उसमें ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन ट्रेडिंग ही रहता है। अब वो क्या कर सकते हैं, 17,000 की मान लो उन्होंने कॉल ली एट द मनी की 0.5 डेल्टा से, या फिर वो आईटीएम पे भी जा सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे मैं बाय करूंगा और मैं एग्जिट कब हो रहा हूँ, जब क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे। तो क्रॉस ओवर पे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, जो वैल्यू हमें मिली है 300 पॉइंट्स मिले हैं। 300 पॉइंट्स हमें मिले हैं किसमें, निफ्टी में। ठीक है। डेल्टा कितना था उसका, 0.5। तो यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट होगा, वो उनका जो प्रीमियम में प्रॉफिट होगा वो होगा 130 पॉइंट के आसपास, अप्रॉक्स में बता के चल रहा हूँ। तो उनका जो प्रॉफिट, यानी कि उन्होंने जो मार्जिन यूज़ किया, उस मार्जिन के अगेंस्ट में उनका जो टारगेट है, उसकी जो एक्यूरेसी है या फिर उनको जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। मार्जिन अगर 10,000 था तो 10,000 से उन्होंने 20,000 रुपये कमा लिए। तो यहाँ पे अपने पैसे को भी डबल कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट राइडिंग सही से कर रहे हैं। मेजरली मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग भी लिया है, वो टेक्निकल्स पे ध्यान देते ही नहीं है। एज फार एज ऑप्शन ट्रेडिंग इज कंसर्न, ऑप्शन चेन में मार्केट को देखा, एनालाइज किया, एक्सपेक्टेशन सेट की, निफ्टी जाना है, बैंक निफ्टी जाना है, और उसके बेस पे अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करके थोड़ा प्रीमियम दिया, चाहे वो आईटीएम में प्रीमियम दे रहे हैं। बट टेक्निकल्स को बहुत लिमिटेड लोग हैं इस तरह से कोई देखता होगा। देखिए टेक्निकल के साथ अगर आप ऑप्शन का तड़का मार दें या ऑप्शन में टेक्निकल का तड़का मार दें, तो आप ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसा बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में तगड़े हैं, अगर आप इंट्राडे में एनालिसिस में तगड़े हैं, तो आप ऑप्शन भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। बट उसके लिए आपको पहले आपको इंट्राडे में अपने आप को तगड़ा करना पड़ेगा। तभी लोग कहते हैं कि आप इक्विटी में जाइए, पहले अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वही एनालिसिस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी लगना है। वो लगा के आप अच्छा जितना प्रॉफिट कमाना चाहें कमा सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, जैसे कॉल्स तो मेरे पास आती हैं, इवन मेरे रिलेटिव हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे को मिलते हैं, वो सबसे पहले ये बात करते हैं कि भाई मैंने ना ये निफ्टी की 18,000 की कॉल ली हुई है। वो सीधा बोलते हैं, या फिर मैंने भैया इस स्टॉक की कॉल ले रखी है या पुट ले रखी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम्हें कॉल पुट के बारे में क्या पता है। वो कहते हैं जी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदते हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो हम वहाँ से पुट खरीद सकते हैं। ना उन्हें ग्रीक्स के बारे में पता, वो तो ना बहुत उन्हें टेक्निकल्स के बारे में पता, और वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉल ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई आप पहले टेक्निकल्स को फोकस करिए, टेक्निकल में अपनी कमांड बनाइए, कमांड अच्छी होनी चाहिए टेक्निकल्स में, उसके बेस पे फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, बट उससे पहले भी आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ओके, मैं एक बार चाहूँगा कि आप वापस एक बार ऑप्शन चेन पे जाएं। अब यहाँ पे आई वांट टू टेक योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ओपन इंटरेस्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, 43 लाख 8,350, 18,200 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर।
अगर एक नॉर्मल बंदा इसको कैसे समझे? आपने कहा था कि यहाँ पे कितने लोगों की पोजीशन ओपन है, बायर्स एंड सेलर्स मिला के, तो मुझे ये बताओ कि अगर ज़्यादा बायर एंड सेलर्स हैं, इज दैट एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग? देखिए ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता। काफ़ी लोगों को लगता है भाई बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हर लेवल पे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट या फिर हम कह सकते हैं वैल्यू जो है उसकी वो हमेशा चेंज होती रहती है। मार्केट को कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट से कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस से कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में जाए तो यहाँ पे हम आईवी को भी ले सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फिलहाल अभी कितनी आईवी चल रही है, वॉलेटिलिटी कितनी है, और वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ओके, बट मेरे को एक सवाल, बिफोर वी मूव टू आईवी, मेरे को एक सवाल उसमें ओपन इंटरेस्ट में और पूछना है कि मान लो कि आज वीरवार है, वीरवार और दोपहर के 2 बज चुके हैं, 1 घंटा 2:20 हो चुके हैं, 1 घंटा रह गया, और 2 ऐसे कोई स्ट्राइक प्राइस हैं जो कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे, और इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो हम यहाँ पे देखते Change हैं of open interest, yes. कि इनका जो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट हुआ है सबसे ज़्यादा इन 2 स्ट्राइक प्राइस के बेस पे हुआ है। डज दैट टेल यू एनीथिंग? उससे क्या कोई ट्रेडर जो कहता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो करता हूँ पर मैं वीरवार को हर लास्ट घंटे में करता हूँ? मैं आपको अपना थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। इससे पहले बीच में मैंने आर्बिट्राज भी किया था। ये 2014-15 के आसपास की बात है। तो हमारी टीम में एक ट्रेडर थे जो कि काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग करते थे। तो वो ज़्यादातर क्या ओपन इंटरेस्ट देख के, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख के मार्केट की वैल्यू निकालते थे कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इतना मूव करेगा अप साइड में और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड में इतना मूव करेगा। तो बेसिकली क्या होता था, उसके बेस पे वो एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते थे, इसको बोलते थे शॉर्ट स्ट्रैंगल। मैं काफ़ी टाइम 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो इंटरडे में या फिर एक्सपायरी वाले डे पे उसी तरीके से वो शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते थे। बट कई बार ऐसा हुआ कि वो जब शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते थे तो अपनी पोजीशन को हैज नहीं करते थे, और कई बार जब बाजार में वन साइडेड मूवमेंट आई इधर अप साइड और डाउन साइड, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी दिया। तो मेरे हिसाब से इनसे कभी भी आप, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, और बेटर ये है कि आप इनको मार्केट से प्रिडिक्ट मत करें। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसके बेस पे। मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे टेक्निकल्स है, न्यूज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस है। उसके बेस पे आप मार्केट को प्रिडिक्ट करें, उसके हिसाब से आप ऑप्शन को सिलेक्शन करें। अब मैं आई वांट टू गो टुवर्ड्स आईवी। आप आईवी के बारे में बता रहे थे कि इट हैज़ अ डायरेक्ट और सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन जो हमें हेल्प करता है स्ट्राइक प्राइस पिक करने के लिए सही टाइम पे। देखिए, सबसे पहले हम आईवी के बारे में बात करेंगे। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये वॉलेटिलिटी को बताता है कि आने वाले कमिंग डेज में या एक साल में मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ओके। आईवी को जो इंट्रोड्यूस किया था वो एनएसई ने किया था 2008 पे वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए। अब बेसिकली अब लोग ना कई बार आईवी को फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स भी बोलते हैं कि भाई अगर आईवी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी तो मार्केट डाउन होगा, मार्केट डाउन होगी तो आईवी ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम कभी भी आईवी को भी, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भैया आईवी जो होता है उससे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है पूरी तरीके से बकवास है। ओके। उसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी हम करंट देखें कि अगर अभी मार्केट की जो आईवी है, अगर हम बात करें ठीक है, तो अभी फिलहाल जो चल रही है वो 15.94 के आसपास है। ओके। 15.94। और जो आईवी अगर 23 से बढ़ती है, अगर 14 से लेकर 20 के बीच में है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल है। अगर 14 के नीचे है तो भी सही नहीं है, अगर 23 के ऊपर है, 20 के ऊपर है या 23 या 24 के ऊपर है तो भी मार्केट में सही नहीं है। अब आईवी बढ़ती कब है, सबसे पहले ये है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता होगा या आपसे भी कई लोगों ने पूछा होगा कि भाई मैंने ऑप्शन बाय करा, मार्केट मेरे फेवर में भी गया, बट मेरे प्रीमियम उस तेजी से नहीं बढ़ी। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई आईवी बढ़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आईवी 23 से ऊपर होती है तो उसका मतलब यह है कि मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा है। मार्केट वॉलेटाइल क्यों है, क्या रीज़न है? उस टाइम कोई न्यूज़ होगी, कुछ इवेंट होगा। जब ऐसी चीज़ें होती है, जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, तब मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, आईवी बढ़ती है। उस केस में प्रीमियम ज़्यादा महंगे मिलते हैं आपको लगता था मार्केट वॉलेटाइल है, मैं ऑप्शन बाय तो कर लूँ, बट आप ये भी तो देखो उस टाइम प्रीमियम कितने चल रहे हैं। और मार्केट अगर आपके फेवर में भी जाएगा तो प्रीमियम उस तेजी से बढ़ेंगे नहीं। तो अगर 23 से ऊपर आईवी है तो बेटर ये है कि आप उस टाइम पे ऑप्शन पूरी तरीके से, ऑप्शन बाइंग पूरी तरीके से अवॉइड करें। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आईवी जो है 14 के आसपास है, 15 के आसपास है, तो वो स्टेबल है, वो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहता है।
तो 14-15 के आसपास है तो ऑप्शन सेलिंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करें। अगर 23 के ऊपर है तो ऑप्शन बाइंग अवॉइड करके ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आईवी अगर 23-24 के ऊपर है तो ऑप्शन सेलर की तो चांदी है, बट उसमें क्या वो मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है, अगर उनके अगेंस्ट में जाता है तो भी उनको नुकसान होता है। बट बेटर ये रहेगा कि अपनी पोजीशन अगर वो हैच करके चलते हैं उस वक्त पे तो ऑप्शन सेलर उसमें ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ना रखें जी। आईवी तो आपने बता दिया। एक यार विक्स करके कुछ होता है, हाउ इज विक्स रिलेटेड? सर ये सेम ही होता है, बेसिकली मेजर करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को। तो विक्स बेसिकली क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ओके जो हमें ये बताता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आईवी का नंबर तो मेरे सामने है, अब मुझे विक्स को कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? विक्स को आप कर सकते हैं कैलकुलेट, आप डेली पे कर सकते हैं, वीकली पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि करंटली विक्स कितना चल रहा है। Correct. तो करंटली विक्स जो है वो 15.94 है। और अगर हमें मंथली का डेटा लेना है यानी कि साल में 12 मंथ्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, 12 रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3.46। तो हम 15.94 जो कि करंट विक्स है उसको डिवाइड करेंगे 3.46 से, तो इसकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 4.6% के आसपास। Okay. और अभी जो निफ्टी की वैल्यू है वो चल रही है 18,050 के आसपास, मान के चलो आप। ओके तो 18,050 में को प्लस करेंगे 4.6% से तो वैल्यू बनेगी 18,880, और 18,050 में माइनस करेंगे 4.6% तो वैल्यू बनेगी 70,219 की। तो हम ये इसको अनुमान लगाते हैं कि बाजार जो है ऊपर से 18,880 के आसपास जा सकता है और नीचे से 17,219 के आसपास जा सकता है। एक रेंज आ तो गई। हम क्या करते हैं, हम एक रेंज निकाली, उस रेंज के हिसाब से काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्राइक यानी कि वो क्या करते हैं कि जितना उनको लग रहा है कि जो एक रेंज है, हायर रेंज और लो रेंज में वो कॉल और पुट सेल कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो डेली में भी ये कैलकुलेट करते हैं, डेली को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और वो डेली के रेंज निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से वो वीकली एक्सपेरी में भी क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाते हैं। तो ये अपने अपने तरीके हैं लोगों के काम करने के। कोई कैलकुलेट करके काम करता है, कोई डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस देख के काम करता है। मुझे एक एग्जांपल दीजिए शॉर्ट ट्रायंगल का, कि दोनों जगह कॉल और पुट में सेल कर रहा हूँ, आई गेस एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, देखिए इसमें अलग अलग हो सकता है। अलग अलग भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि अभी 18,150 का रेट है, आपको लग रहा है कि ऊपर से 18,600 तक जाएगा ये एक्सपायरी जो है, और नीचे से ये 17,700 के आसपास ही रहेगी। 17,700 और 18,600 के बीच में ये एक्सपायरी जो आपके विक्स ने आपको दे दिया लेट्स से। हाँ जी। विक्स की तो हम क्या करेंगे, हम 18,600 की कॉल बेचेंगे, 17,700 की हम पुट सेल कर देंगे। तो वहाँ पे जो हम प्रीमियम है ऑप्शन बाइंग के टाइम में प्रीमियम जो है वो पे करते हैं, देते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। करेक्ट। तो बाजार अगर इसी रेंज के बीच में रहेगा, 18,600 से लेकर 17,700 के बीच में रहेगा, जो प्रीमियम हमने रिसीव कर रहा है वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ओके तो अगर बाजार उस रेंज को ब्रेक करता है आइदर अप और डाउन साइड, तो वहाँ पे आपको नुकसान भी, उसमें आप ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। तो स्ट्रेटजी लगाने के बावजूद अगर आपका विक्स गलत था या आपकी कैलकुलेशन ऑफ रेंज गलत थी तो लॉस का चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकता काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। इसको किसी तरीके से बचाया जा सकता है? बिल्कुल इसको हैच करके बचाया जा सकता है। नहीं तो अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं तो जैसे वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, जैसे 10 नवंबर की एक्सपायरी है, तो बट 10 नवंबर की एक्सपायरी में आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप 18,600 की कॉल सेल करेंगे, 18,600 की कॉल बेचेंगे तो 20 इसका प्रीमियम चलेगा 15 रुपये, 15 प्रीमियम या फिर 20 प्रीमियम होगा, और 17,800 की सेल करेंगे तो वहाँ पे भी उसका प्रीमियम काफ़ी कम होगा। Okay. तो आपके पास आने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। करेक्ट। तो आप क्या करते हैं कि 18,150 है, अगर आपको लग रहा है 200-300 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो आप मान के चलो 18,300 की आप क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं, और आप 18,000 या 17,950 की आप पुट सेल कर देते हैं। तो उस केस में क्या कर रहे हो, आप OTM की कॉल और OTM की पुट सेल कर रहे हो, तो 50 आप ये जो आपने प्रीमियम है यहाँ से रिसीव करा 50, और यहाँ से आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया मान लो 50 के आसपास, तो 100 के आसपास हमने प्रीमियम रिसीव करा, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 5,000 के आसपास। करेक्ट। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रीक्स का अंडरस्टैंडिंग ले लिया हमने। कॉल एंड पुट में इन ग्रीक्स का कोई लेना देना स्ट्राइक प्राइस के टाइम पे, या इट्स मोर लेस वर्क्स द सेम वे? देखिए ग्रीक्स को बेसिकली डेल्टा ज़्यादा मेन रहता है, और भी ग्रीक्स रहते हैं बट डेल्टा ज़्यादा मेन रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्ट्राइक की प्राइस की मैं कॉल या पुट खरीद रहा हूँ तो उसका डेल्टा क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी वैल्यू जो डेल्टा है, जो स्पॉट प्राइस में जो चेंजेस होगा उसका इम्पैक्ट मेरे प्रीमियम पे क्या देखने को मिलेगा, एटलीस्ट आपको वो तो पता होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस पिक कर लिया, मैं पोजीशन में एंटर कर गया हूँ, अब एग्जिट करते हुए
किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। एक्सपायरी डेट का तो मैं ध्यान शुरू में रख के गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट है तो किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो किन चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना है जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ पोजीशन को? देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्जिट कर रहे हैं तो आप पहले या तो प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं या फिर लॉस में एग्जिट कर रहे हैं। प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट सेट होना चाहिए कि अगर आप 18,150 पे ले रहे हैं और आपका टारगेट 18,300 के आसपास है, तो जैसे 18,300 के आसपास जाएगा तो आपकी जो भी वैल्यू होगी प्रीमियम की उससे आप मैन्युअली एग्जिट कर देंगे। फिर आपको ये नहीं देखना कि भाई 2 दिन बचे, 3 दिन बचे हैं, तो वैल्यू अगर 100 से 150 या 200 की हो गई है तो बढ़ के 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, क्योंकि बोला जाता है कि भाई ऑप्शन बायर के पास प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो अनलिमिटेड कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। अब ये नहीं है कि आप 1000 रुपये से 1 करोड़ पे कमा लोगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है इसमें। तो बेटर ये रहेगा अगर आपका टारगेट आता है तो एग्जिट कर दीजिए, अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो मैन्युअली अगर एग्जिट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं एक अलग चीज़ पूछता हूँ इस पूरी डायरेक्शन में, मोर लेस वी अंडरस्टैंड दिस नाउ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि प्राइमरीली ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ही करते ही गैम्बलिंग है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। वो टेक्निकल्स तो दूर, उनके पास टेक्निकल्स करने का टाइम भी नहीं है, ध्यान ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है सिर्फ। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब 5-5 के मिनट के फ़र्क पे व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एंटरिंग अ पोजीशन एंड दे आर एग्जिटिंग, एंटरिंग पोजीशन एग्जिटिंग। अलग अलग तरह के स्ट्राइक प्राइस, अलग, कभी पुट किया कभी कॉल किया, डिपेंडिंग कि मार्केट क्या जा रहा है। पता नहीं, उनका शायद कुछ एनालिसिस होता होगा, आई गेस, आई कुड बी रॉन्ग, बट डज इट मेक सेंस इतना छोटा टाइम फ्रेम? देखिए, मैंने काफ़ी बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स अभी मार्केट्स में देखे हैं और उन्होंने मार्केट से बहुत पैसा बनाया। और अगर हम देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग प्राइस में, हालांकि वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं उस केस में, बट अगर आप उनके ऑप्शन बाइंग के बाइंग और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखेंगे वो ज़्यादा नहीं है। अगर उन्होंने 111 पे लिया तो 120 पे 122 रुपये पे काट दिया, करेक्ट, जो भी हालांकि है 10 पॉइंट्स ही, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो इतना ज़्यादा ह्यूज होता है, तो उसमें दिखता है कि 4 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट। अगर मैं मानता हूँ कि अगर उन्होंने आज 3-4 लाख रुपए कमा भी लिए, उन्होंने स्कैल्पिंग कर भी ली, कल के दिन अगर वो ट्रेड बनाएंगे और बाजार से वहीं पे रुका हुआ है क्योंकि वो भगवान तो नहीं है ना, मार्केट को खींच के ऊपर तो लेके नहीं आएंगे, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। अगर वो 2 घंटे 3 घंटे भी वहीं पे रुका रहा तो उनकी वैल्यू जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से गिरेगा। तो जो वो प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं, अगर मार्केट वहीं पे भी थोड़ी देर कंसोलिडेट हो गया तो इतनी वैल्यू तो उनकी कुछ देर बाद ही ब्रेक हो जाती है, यानी कि गल जाती है वैल्यू। तो मेरे हिसाब से ये है कि कभी भी ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। आपको, आप जिस तरीके से अपना यूनिवर्सल तरीका है, यूनिवर्सल मेथड है कि आप स्टॉक में काम करते हैं, जैसे आप फ्यूचर में काम करते हैं, वैसे ही आपको ऑप्शन में काम करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। और एक चीज़ और है, जैसे आप प्रॉफिट राइडिंग करते हैं स्टॉक्स में या फ्यूचर में, तो वैसे ही आपको प्रॉफिट राइडिंग आप ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, बट आपके पास जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर एक्सपायरी है वो थोड़ी दूर की होनी चाहिए। अवेश, एक चीज़ यार ये बताओ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ऑप्शन बायर है उसका प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट में एकदम से कोई स्पाइक आए, कुछ हो मार्केट में, तो जाके तगड़ा प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज ठीक ठाक प्रॉफिट या ठीक ठाक लॉस लेके निकलते रहो। तो जैसे हम आईवी की बात कर रहे थे कि एकदम से वोलेटिलिटी हाई है, या विक्स की बात हम कर रहे थे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इज़ दैट ए नेसेसिटी फॉर समबडी टू मेक मनी, या कुछ और भी है? देखिए, क्या होता है कि जब आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं, चाहे आप कॉल खरीद रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मार्केट डाउन है तो या पुट खरीद रहे हैं, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है बहुत तेजी से, अगर आज आपने 18,150 की कॉल ले ली और आज ही मार्केट 18,300-400 हो गया, तो उस दिन आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि क्या है, जब आपने परचेज करा था, कॉल खरीदा था, और जब आपका टारगेट आया तो उसमें अगर हम देखेंगे तो टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वही हम क्या करते हैं कि हम 18,150 की कॉल खरीदते हैं और वो 18,300-400 जाता है, बट उसमें जाने में 10 से 15 या 20 दिन लगाता है, Correct. तो प्रॉफिट आपका तब भी हो सकता है, बट हो सकता है उतना प्रॉफिट ना हो जितना आपका प्रॉफिट आज के दिन हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू भी मैटर करती है। दूसरा मुझे एक पॉइंट पूछना है टुवर्ड्स मोर अबाउट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है बट शायद ज़रूरी भी है कि जब एक नॉर्मल ट्रेडर बुलिश होता है पहली बार शुरू में जब मार्केट में आता है, स्पेशली जब मार्केट नॉर्मल चल रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ इंसिडेंट हो गया तो अलग मुद्दा है, तो ऑप्शन बाइंग इज समथिंग पीपल जनरली टेंड टुवर्ड्स। कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, पुट ऑप्शन सेल तो छोड़ो, पुट ऑप्शन बाय करना इज समथिंग विच इज़ ऑफ ए माइनॉरिटी। बहुत कम लोग पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं, इवन कि मार्केट गिरती जा रही है तो भी, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, देखिए, इसका सबसे बड़ा आंसर आप ही देने वाले हैं कि आपके पास भी आपके किसी फ्रेंड्स का, रिलेटिव का फोन आता होगा। हाँ। वो सीधा फोन करके पूछते होंगे कि भाई कोई ऐसा शेयर बता दे जिसको मैं खरीद लूँ। हाँ, किसी का फोन आया है
कि या कोई ऐसा शेयर बता कि जिसको मैं बेच दूं। करेक्ट, आज नहीं तक आया, आज तक तो नहीं आया। बस यही बात है कि आज वो तक हमेशा- कोई कमेंट भी नहीं आया यूट्यूब पे, और कम से कम 5-6 लाख कमेंट आ चुके होंगे। तो ये है कि लोगों के माइंडसेट ही ऐसा है, उन्हें बेचना नहीं है, उन्हें सिर्फ उसे खरीदना है। तो इस वजह से वो कॉल ऑप्शन ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और पुट ऑप्शन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट सिर्फ अप ही अप जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जो ट्रेडर होता है वो बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट होता है, वो एक मौके का फायदा उठाता है। वो क्या करता है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहा है, उसको ये दिखता है कि भाई यहाँ से मार्केट तेज हो सकती है, तो उस केस में वो बाय करेगा। अगर उसे लग रहा है मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सेल पोजीशन बनाएगा, और ऑप्शन में वो उसकी पुट खरीदेगा। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल होता है, तो टॉप पे सेल करना है आपको। और अगर आप टॉप पे सेल करना पसंद करते हैं और आपको लग रहा है कि मैं इसको 1-2 दिन के लिए होल्ड करूंगा, तो उसमें सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए होता है कि आप पुट ऑप्शन बाय करें। पहले मुझे ये बताइए कि डज इट मैटर कि अगर मैं हिस्टोरिकल पिछले 2 साल का डेटा उठा लूँ हर थर्सडे का, मतलब मुझे 104 डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे, 52 हफ्ते होते हैं तो हर साल में। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ ए थर्सडे, डज दैट मैटर कि पिछले 104 इंस्टेंसेस में मार्केट बुलिश पे खत्म हुई थी या बेरिश पे खत्म हुई थी, ऊपर गई थी या नीचे गई थी? देखिए, हर दिन एक नया होता है। हाँ। अगर आप पुराना इतिहास निकाल के बैठे, पुराना डेटा देखेंगे, बट उससे आप ये नहीं पता कर सकते कि भाई उस दिन मार्केट बेरिश रही तो आज मार्केट बुलिश हो सकती है, या उस दिन मार्केट बुलिश रही तो आज भी मार्केट बुलिश रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। हर दिन मार्केट में नए पैटर्न्स होते हैं, हर दिन मार्केट में नए सिनेरियोज होते हैं, हर दिन नया डेटा होता है, हर दिन नई न्यूज़ होती है, हर दिन एक नया वॉल्यूम होता है मार्केट में, हर दिन एक नई वॉलेटिलिटी होती है। तो उसके हिसाब से आपको उस दिन के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, और उस दिन के हिसाब से अच्छे चार्ट पैटर्न लगा के आपको ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादा इतिहास देखेंगे, ज़्यादा हिस्ट्री देखेंगे, तो लिटरेसी डिप्रेसी हो जाएगा। मैं एक सवाल और पूछता हूँ इसके ऊपर। अब हम स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं। अब स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तभी तो वो स्टॉक ऑप्शन बनी है। अब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो मैटर करता होगा ना? देखिए, उस केस में हो सकता है, ओके। बट अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री देख के अगर उस स्टॉक में काम करेंगे तो बेटर रहेगा ना, आप उसकी इक्विटी बाय करो। ओके। आप उसकी कॉल बाय नहीं कर सकते कि अब ठीक है, अगर एक स्टॉक है जिसकी कीमत 100 चल रही है, आप सोचें कि मैं उसकी 100 की कॉल खरीद लूँ, बट वो स्टॉक वो 100 से 150 200 जाने में उसको टाइम लगेगा। तो बिल्कुल नकार दिया आपने जी। तो फंडामेंटल्स का कोई कह सकते हैं अपन मोर लेस हैज नो कनेक्शन, टेक्निकल्स पे विश्वास रखो इस केस में। टेक्निकल में विश्वास रख सकते हैं, फंडामेंटल पे भी रख सकते हैं। अगर फंडामेंटल और टेक्निकल साथ दोनों मिल के इकट्ठे। बोल रहे हैं, और कुछ हमने चार्ट पैटर्न जो आपको बताए थे लास्ट वीडियो में और कुछ इस वीडियो में भी बताए थे, और उनको ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन करेंगे टेक्निकल का यूज़ करके, तो देखो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, ट्रेडिंग तभी तो तुम्हारे खून में है। नहीं, बहुत मज़ा आया उमेश। सो आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल में हमने कभी कवर किया है ऑप्शन चेन को, एंड आई होप कि जितने लोगों ने भी देखा उनको ऑप्शन के स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स पता लग गए हैं। पहले तो पता लग गया कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, और उसका कोई रीज़न है, वो यहाँ पे खड़े हैं। हर एक नंबर का कोई रेलेवेंस होता है, उस नंबर से आप किस बेस पे अपना स्ट्राइक प्राइस पिक कर सकते हो, प्रीमियम पिक कर सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, कितने गंवाने के चांसेस हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नंबर मोर और लेस आपका प्रॉफिट या लॉस खुद डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच उमेश, आपने इसको पूरा चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके बता दिया हमें कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा कि किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है आगे चल के भी। आपके कुछ फीडबैक हैं, आप किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ करते होंगे, आपका क्या व्यू पॉइंट है इन चीज़ों को लेकर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बट बिफोर वी गो, उमेश कुछ आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से? देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग गैम्बलिंग है, बट ये गैम्बलिंग नहीं है। और आपको कहना चाहूँगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको टेक्निकल चार्ट्स देखने हैं, इसमें भी स्टॉप लॉस लगता है। स्ट्राइक प्राइस का चेन जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, उस पर काम करिएगा। हमेशा ITM या ATM पे काम करिएगा, और साथ साथ आपको कहना चाहूँगा वीकली ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। तो मेरी यही सलाह है आपके लिए, और अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आप भी ऑप्शन के महारथी बड़े ट्रेडर बन सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच उमेश।